हेलो गाइस, जय हिंद। वी आर एंटरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 टू 1945। युद्ध का आरंभ अगस्त 1939 की 23 तारीख को सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर हुए और अब पोलैंड पर आक्रमण का रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि पोलैंड नहीं चाहता था कि सोवियत सेना उसे बचाने के लिए उसकी धरती पर आए। इसीलिए संधि कायम नहीं हुई। नहीं तो ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत का अलायंस पोलैंड को बचा लेता। लेकिन हिटलर के लिए रास्ता साफ हो गया। हिटलर को विश्वास था कि पहले की ही तरह पश्चिमी शक्तियां आक्रमण की ओर से आंखें बंद कर लेंगी। उसने अपने कमांडरों से कहा था, हमारे शत्रु भुन गए हैं और हम उन्हें म्यूनिख में देख चुके हैं। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन युद्ध की घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा। 3 हफ्ते में पोलैंड परास्त हो गया। खत्म। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक कार्यवाही आरंभ नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी वह पूरब में यूरोप के एक छोटे से हिस्से तक सीमित था। युद्ध की घोषणा के बाद लगभग 7 महीने तक छोटी मोटी नौसैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर को इतिहास में वाक युद्ध, फोनी वॉर कहा गया। पूर्व पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ ने पोलैंड के उन पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन तथा बेलारूसी प्रदेशों में शामिल थे। इन इलाकों को फिर सोवियत संघ के यूक्रेनी और बेलारूसी गणतंत्रों में मिला लिया गया। सोवियत संघ ने अपनी इस कार्यवाही को इस आधार पर उचित बताया कि ये प्रदेश पोलैंड ने उससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हथिया लिए थे और पोलैंड में जर्मनी के आ जाने से रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि पोलैंड के पूर्वी हिस्सों पर रूसी कब्जा पोलैंड को आपस में बांट लेने की जर्मन सोवियत योजना का अंग था, जो कि बिल्कुल हो सकता है। नवंबर 1939 में सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच लड़ाई छिड़ गई और यह लड़ाई मार्च 1940 में सोवियत फिनिश शांति समझौते के साथ समाप्त हुई। इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए और दोनों देशों ने तय किया कि वे ऐसे किसी देश के साथ नहीं मिलेंगे जो उनमें से किसी देश का शत्रु हो। इस बीच सोवियत संघ ने लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। ये रूसी साम्राज्य के अंग रह चुके थे, जैसे कि अभी पीओके पाकिस्तान के हिस्से में है, लेकिन पहले भारत का हिस्सा था। ऐसा देखा जाए तो पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे ये राज्य। अगस्त 1940 में इन देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित कर दिए गए और वे सोवियत संघ का हिस्सा बना दिए गए, या यूं कहे बन गए। डेनमार्क और नॉर्वे की विजय। अप्रैल 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने ऐलान किया कि हिटलर के हाथों से मौका निकल चुका है, क्योंकि जब पश्चिमी यूरोप आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय वह उस पर आक्रमण करने में चूक गया। चंद दिनों बाद ही उसका अंदाज़ा गलत साबित होने वाला था और महीने भर बाद वह प्रधानमंत्री पद से हाथ धोने जा रहा था। स्वीडन जर्मनी को कच्चा लोहा निर्यात करने वाला प्रमुख देश था और स्वीडन से कच्चे लोहे की आपूर्ति जारी रखने के लिए नॉर्वे जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण था। इस बीच नॉर्वे में एक फासीवादी आंदोलन आरंभ हो गया और उसका नेता विदकुम
क्विस्लिंग अपने देश पर जर्मनी के हमले का रास्ता साफ करने के लिए उससे संपर्क बनाए हुए था। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया और जून तक नॉर्वे के फांसीवादियों, ये आत्मसमर्पण करना तो सबसे गलत चीज़ होती है, नॉर्वे के फांसीवादियों के सक्रिय सहयोग से जर्मनी ने उसे भी परास्त कर दिया। नॉर्वे के फांसीवादी के नाम से क्विस्लिंग शब्द का अर्थ हो गया है एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रु, सहयोगी और विदेश शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे। जैसे कि आप इंडिया में रामायण में देखो तो सेम कहा गया है, ये लाइन सेम कही गई है विभीषण के ऊपर, जो रावण को धोखा देता है, शत्रु, मतलब राम तो शत्रु ही रहते हैं ना, तो उनका साथ देता है। तो ये एक गलत चीज़ होती है, चाहे शत्रु कितना ही ताकतवर हो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता प्रदान करे और विदेशी शासकों की कठपुतली बनकर प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे कि आपने देखा होगा विभीषण ने धोखा दिया रावण को और फिर राम ने विभीषण को वहां बैठाकर अपने राज्य आ गए, मतलब एक कठपुतली बनाकर। नॉर्वे की मदद के लिए भेजी गई ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजें वहां से पहले ही वापस चली गई थी। डेनमार्क और नॉर्वे की वजह से हिटलर को उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायुसैनिक तथा नौसैनिक अड्डे मिल गए। बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का आत्मसमर्पण। 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड कहा जाता है, बेल्जियम, लुक्समबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। देख रहे हो गाइस, इसे कहते हैं बारी बारी से शिकार करना। अगर यही देश साथ में एकजुट हो जाते और जर्मनी के खिलाफ पहले हमला करते तो आसानी से जर्मनी को हरा सकते थे, लेकिन नहीं। नीदरलैंड ने 5 दिनों में लुक्समबर्ग ने चंद घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया। किसी में ताकत ही नहीं थी कि जर्मनी के खिलाफ लड़े। बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के 17 दिन बाद 28 मई को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जिस देश का राजा ही डर गया हो उस देश की सेना क्या लड़ेगी। 26 मई को कोई 3.5 लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सैनिकों, अर्थात जिन बेल्जियमी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, का जो पीछे डटकर डंकर्क चले गए थे। मैदान खाली करने का सिलसिला आरंभ हुआ और 4 जून तक उन्हें ब्रिटेन पहुंचा दिया गया। वे अपने सारे भारी सामान अपने पीछे डंकर्क में ही छोड़ गए। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। 10 मई को चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को संवैधानिक सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मार्च 1940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को अपदस्थ करके उसके स्थान पर पॉल रेनो को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य पराजयवादी, यानी ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने आत्मसमर्पण करने के पक्ष में थे। मतलब क्या मेंटालिटी हो गई थी, सबको आत्मसमर्पण करना था। 9 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस का त्याग कर दिया और 14 जून को पेरिस पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया। बिना लड़े ही जीत गया है जर्मन। इसे कहते हैं आधी लड़ाई तो जर्मनी अपनी मेंटालिटी से ही जीत गया कि कब्जा करना है। इस समय फ्रांसीसी सरकार का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेटाम था, जिसने जर्मनी से शांति के लिए अपील की। अब तक इटली इन सबसे अलग रहा था। अब जबकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को अपनी पराजय सामने दिखाई दे रही थी, 10 जून को वह भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया और 22 जून को पेटाम की सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अल्सेस लोरेन को जर्मनी ने अपने राज्य में मिला लिया और उत्तरी फ्रांस पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया और पेटाम की सरकार को लगभग आधे फ्रांस पर नियंत्रण रखने दिया गया। अब पेटाम की सरकार, वह कठपुतली सरकार,
विशी में जाकर वहीं से आधे फ्रांस का शासन संभालने लगी। उसे फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अपना अधिकार कायम रखने के दिया गया। बदले में वह नाजियों की सहयोगी बन गई। अब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। उस समय चार्ल्स डिगॉल फ्रांसीसी सेना में कर्नल था और फ्रांसीसी सरकार के आत्मसमर्पण के बाद वह बचकर ब्रिटेन भाग निकला था। वही ब्रिटेन ही अकेला बचा था जो युद्ध कर सकता था जर्मनी से। डिगॉल अब जनरल डिगॉल के नेतृत्व में स्वतंत्र फ्रांस मुक्ति आंदोलन फ्री फ्रांस मूवमेंट आरंभ हुआ और नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना भी तैयार की गई। फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटाम सरकार का शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था वह विशी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे ब्रिटेन की लड़ाई। ब्रिटेन पर कब्जा और पूरे यूरोप में जर्मनी का शासन। लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में कि अनबिलीवेबल गाइस। देखो, पूरे पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी। इसे सी लायन, सागर सिंह का सांकेतिक नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सी लायन। ब्रिटेन पर आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिसे पार करके ही जर्मन सेना ब्रिटेन में पहुंच सकती थी। ब्रिटिश वायुसेना तथा नौसेना जर्मनी को चैनल पार करने से न रोक सके। इसके लिए यह आवश्यक था कि उन्हें निष्प्रभावी बना दिया जाए। जर्मन बमबाज और युद्ध विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों और विमान कारखानों पर बमबारी शुरू कर दी। इन दोनों देशों के विमानों के बीच इंग्लिश चैनल तथा ब्रिटेन के शहरों और बंदरगाहों के ऊपर जमकर संकुल युद्ध हुए। जर्मन वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ और ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहां की जनता के नैतिक बल को तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े नगरों, खासकर लंदन पर रात में हवाई हमले शुरू कर दिए, क्योंकि जहां लोग टूटे वहां देश टूट गया। जवाब में ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर हवाई हमले किए और ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हवाई लड़ाई के इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने पहली बार ऐसा था कि किसी कंट्री की ब्रिटेन के अंदर लड़ाई हो रही थी। मतलब इससे पहले ब्रिटेन पूरी दुनिया में शासन करता था। जैसे अमेरिका आज के टाइम पर दुनिया में शासन कर रहा है, एक टाइम आएगा जब अमेरिका की ज़मीन पर भी लड़ाई होगी। अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता, विंस्टन चर्चिल थे जो, ब्रिटेन की जनता के नैतिक बल को बुलंद रखा। ये ऐसे लीडर होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में कि देश अपना झुकेगा नहीं, देश लड़ेगा। आत्मसमर्पण जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे उस समय जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहा जाता था कि झुकेंगे नहीं, कि भारत झुकेगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री थे कि तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक पे भारत झुकेगा नहीं। ऐसे नेता होना चाहिए। इनमें से कुछ भाषण वक्तव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ऐसे ही भाषण में उन्होंने कहा था, इस समय मेरे पास अपने देश भाइयों को देने के लिए रक्त, कठोर श्रम, आंसू, पसीने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत से पुराने और प्रसिद्ध राज्य गैस्टापो, जर्मन खुफिया पुलिस तथा नाजी शासन के अन्य दानवीय संगठनों की गिरफ्त में जा चुके हैं या जा सकते हैं, लेकिन हम अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों में लड़ेंगे, महासागरों में लड़ेंगे, अधिकाधिक शक्ति तथा आत्मविश्वास के साथ आसमान में लड़ेंगे। हम अपने द्वीपों की रक्षा करेंगे, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हवाई अड्डों पर लड़ेंगे, खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे, पहाड़ियों पर लड़ेंगे, लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। लड़ेंगे और लड़ेंगे ही। ये होती है एक मेंटालिटी। ये किसी से आती नहीं है, ये सब किसी से सीखना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर होती है। ऐसे लीडर हों तो देश। अब ये स्पीच पढ़ने के बाद आपको ये गया नहीं होगा, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा है, कि ये रीज़न था कि ब्रिटेन ने दुनिया पर शासन किया, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता हुए। ब्रिटेन वासियों ने अपने हवाई अड्डों की हिफाजत करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एयरफोर्स ख़त्म, मतलब
देश खत्म। उन्हें कभी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचने दी। उन्होंने अपने विमान उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ाया, जिससे न केवल ब्रिटेन की लड़ाई में उनके विमानों की क्षति भी भरपाई होती रही, बल्कि उनके विमानों की संख्या में वृद्धि भी हुई। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन सी लॉयन अनिश्चित काल के लिए टल गया और नवंबर 1940 में लंदन पर जर्मन हवाई हमले कमोबेश बंद हो गए। युद्ध के अन्य क्षेत्र की बात करें तो इस युद्ध यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों और अफ्रीका में भी फैल चुका था। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश ने बाकी दो देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर हमला होने पर सहायता देने का वचन दिया, जैसे कि आज के टाइम पे नाटो है। जर्मनी और इटली ने जापान के 73 पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर का निर्माण करने का दावा स्वीकार किया। इस तथाकथित सह समृद्धि क्षेत्र के निर्माण का मतलब यह था कि जापान ने न केवल चीन और मंचूरिया पर बल्कि पूरे पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर जर्मन इतालवी वर्चस्व को मान्यता दी। अक्टूबर 1940 में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया, लेकिन जब वहां उसे प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये होती है गाइस एक लीडरशिप कि अपने देश को झुकने नहीं दे, अपन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जैसे ब्रिटेन, जैसे यूनान झुकेंगे नहीं। तो उसने जर्मनी से मदद मांगी। अक्टूबर 1940 में इटली ने यूनान पर आक्रमण किया, लेकिन जब उसे वहां प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो उसने जर्मनी से मदद मांगी। नवंबर 1940 और मार्च 1941 के बीच जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, बुल्गारिया को भी त्रिपक्षीय गुट में शामिल कर लिया और अपने सैनिक इन देशों में भेज दिए। इस प्रकार ये देश जर्मनी, इटली और जापान के मित्र देश बन गए। इस समय तक हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। उपर्युक्त चारों देशों में सैनिक भेजना सोवियत संघ पर आक्रमण करने की तैयारी का हिस्सा था। एक सेकेंड। अप्रैल में जर्मन सैनिक यूगोस्लाविया और यूनान भेजे गए। यूनान ने अपने ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया था। अब जर्मन सेना की मदद से यूगोस्लाविया और यूनान दोनों को परास्त कर दिया गया। जून 1941 तक जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को जीत चुके थे। ये मतलब क्या मेंटालिटी थी। कुछ भी कहो, हिटलर, जितनी तारीफ की जाए हिटलर की उतनी कम। और जितने देश हारे थे उन देशों को हारे जाने मेंटालिटी थी वहाँ के लीडरशिप की। जैसे आप देखो यूनान हारा तो वो हारा, वो लड़ा आखिरी दम तक, फिर हारा, लेकिन आधे से ज़्यादा देशों ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था। कमज़ोर लोग सत्ता में बैठे हुए थे। तो अब जर्मनी में से बचे थे इटली, रूस, ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप पर जर्मनी का कब्जा था। इस बीच इटली ब्रिटिश सोमालीलैंड और सूडान को जीतकर मिस्र की ओर बढ़ रहा था। लेकिन दिसंबर 1940 तक अंग्रेज न केवल अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में सफल हो गए थे, बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी देशों में इतालवी सेना को खदेड़ देने में भी कामयाब हो गए थे। फरवरी 1941 में जर्मन सैनिक लीबिया भेजे गए और जर्मनी तथा इटली ने अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में दूसरा अभियान आरंभ कर दिया। यूरोपीय शक्तियों के मध्य अफ्रीका की लड़ाई 2 वर्षों तक चली, 2 सालों तक युद्ध चला। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, तो मतलब जर्मनी आक्रमण करेगा रशिया पर। साम्यवाद और सोवियत संघ के प्रति हिटलर की नफरत, पश्चिमी देशों द्वारा हिटलर के तुष्टीकरण, फांसीवादी अतिक्रमण को रोकने के लिए एक गुट बनाने की सोवियत संघ की कोशिशों
और सोवियत जर्मन अनाक्रमण समझौता का जिक्र हम कर चुके हैं। लेकिन अगर सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण करता तो यह बात मेल नहीं खाती कि सोवियत जर्मन के बीच अनाक्रमण समझौता हुआ था। हिटलर हमेशा से मानता आ रहा था कि उसे असली लड़ाई सोवियत संघ के खिलाफ लड़नी होगी। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों की जीत लेने से जर्मनी अभेद्य हो जाएगा और उसे सभी महादेशों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियान के लक्ष्य से बहुत भिन्न था, लेकिन सोवियत संघ को जीतना आसान नहीं था। रशिया नाम ही काफ़ी था। हिटलर का इरादा इस लड़ाई को विनाश की संपूर्ण लड़ाई का रूप देने का था। इसका लक्ष्य केवल साम्यवाद का ही विनाश नहीं था, बल्कि हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विशुद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। और चूंकि जर्मनों की संख्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए यह सौभाग्य दूसरों को भी दिया जाना था। इन दूसरों में उत्तरी यूरोप के लोग, डच तथा अंग्रेज भी शामिल थे। इन्हें नस्ली तौर पर जर्मनों का नज़दीकी माना जाता था। इस क्षेत्र में वह जिस नई सभ्यता की स्थापना की योजना बना रहा था, उसका वर्णन उसने इन शब्दों में किया था। इस क्षेत्र का एशियाई मैदान, सॉरी गाइस, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग 21 मिनट से ज़्यादा की हो गई है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए ये आगे की वीडियो में कवर करेंगे।